इंटरफेरेंस ऑफ लाइट में लास्ट क्लास तक 12 न्यूमेरिकल लगा चुके थे हम लोग। आज क्वेश्चन नंबर 13 सॉल्व करेंगे। देख लीजिए, इस पर जो न्यूमेरिकल बन रहे हैं अभी इंटेंसिटी है, एम्पलीट्यूड है, मैक्सिमम इंटेंसिटी, मिनिमम इंटेंसिटी पर बेस्ड न्यूमेरिकल होते हैं और फ्रिंज विड्थ पर न्यूमेरिकल आते हैं। तो जैसे कि मैंने बोला अभी तक हम लोग 12 न्यूमेरिकल सॉल्व कर चुके हैं, आज 13 लगाएंगे। देख लीजिए, पढ़ते हैं, आप भी ध्यान से सुनिएगा। लिखा है दो झिर्रियों के बीच की दूरी 3 मिलीमीटर है, उन पर 6000 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्ध्य का प्रकाश लंबवत आपतित है। झिर्रियों से 1 मीटर की दूरी पर रखे हुए पर्दे पर फ्रिंजें बनती हैं। फ्रिंजों की चौड़ाई तथा केंद्रीय फ्रिंज से तीसरी दीप्त फ्रिंज की दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, सबसे पहले नोट करेंगे कि क्या दिया गया है। झिर्रियों के बीच की दूरी, झिर्रियां मतलब स्लिट्स, उनके बीच का डिस्टेंस आपको दिया है 3 मिलीमीटर। झिर्रियों के बीच की दूरी को हम लिखेंगे स्मॉल डी से 3 मिलीमीटर। उसको मीटर में कन्वर्ट कर लीजिए आप। मिलीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 10 टू द पावर -3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 6000 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्ध्य का प्रकाश लंबवत आपतित होता है। तो जो लैम्डा की वैल्यू दी गई है वो 6000 एंगस्ट्रॉम दिया गया है। मीटर में कन्वर्ट करेंगे, 10 टू द पावर -10 से मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा आपको, और इस तरीके से लैम्डा की वैल्यू आपको मिल जाएगी 6 इंटू 10 टू द पावर -7 मीटर। झिर्रियों से 1 मीटर दूरी पर रखे हुए पर्दे, इन स्लिट्स से 1 मीटर डिस्टेंस पर पर्दा रखा हुआ है। स्लिटों से पर्दे की दूरी को कैपिटल डी से लिखते हैं, दैट इज 1 मीटर। फ्रिंजें बनती हैं। अब फर्स्ट पार्ट देखिए, लिखा हुआ है फ्रिंजों की चौड़ाई ज्ञात करिए। दूसरा, केंद्रीय फ्रिंज से तीसरी दीप्त फ्रिंज की दूरी ज्ञात करिए। ये तो वो जानकारी है जो क्वेश्चन में हमको दी गई है। अभी हमको सबसे पहले पार्ट में फ्रिंजों की चौड़ाई ज्ञात करनी है। फ्रिंजों की चौड़ाई, फ्रिंजों की चौड़ाई W के लिए आपके पास फॉर्मूला होता है कैपिटल D लैम्डा अपॉन स्मॉल d। बस अब इस पे वैल्यू अप्लाई करिए। कैपिटल D की जगह 1 मीटर, लैम्डा की जगह पर आप देख रहे हैं 6 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू द पावर -7, और स्मॉल d की जगह 3 इंटू 10 टू द पावर -3 मीटर। 3 इंटू 10 टू द पावर -3, 3 से इसको कैंसिल करेंगे, 2 टाइम्स में ये कैंसिल होगा, तो W इज इक्वल टू 2 इंटू 10 टू द पावर, इसे ऊपर ले जाएंगे +3 हो जाएगा, -7 + 3 दिस विल बी -4। एक इसको और 0.1 अंक ले जाए, इस पावर को मतलब हम 10 की घात -3 बनाना चाहते हैं, तो आप ऐसा कर सकते हैं 0.2 इंटू 10 टू द पावर -3 मीटर। 10 टू द पावर -3 मीटर को हम कर देंगे मिलीमीटर। इस तरह से ये आ जाएगा 0.2 मिलीमीटर। तो यहां पर इस एक्सपेरिमेंट में या इस क्वेश्चन में जो एक्सपेरिमेंट हुआ, वहां जो फ्रिंजें बनेंगी वो 0.2 मिलीमीटर विड्थ की बनेंगी। सेकेंड पार्ट है केंद्रीय फ्रिंज से तीसरी दीप्त फ्रिंज की दूरी ज्ञात करिए। ये इसका सेकेंड पार्ट है, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। सेकेंड पार्ट, केंद्रीय फ्रिंज से तीसरी दीप्त फ्रिंज की दूरी, तीसरी दीप्त फ्रिंज की दूरी x3 से लिखेंगे, और आपको याद होगा केंद्रीय फ्रिंज से mv दीप्त फ्रिंज की दूरी के लिए हम फॉर्मूला लगाते थे md लैम्डा अपॉन d। तो तीसरी दीप्त फ्रिंज के लिए दूरी लगाएंगे सूत्र d लैम्डा अपॉन स्मॉल d। एक चीज और देखें, ये d लैम्डा अपॉन स्मॉल d, d लैम्डा अपॉन स्मॉल d ये फ्रिंज विड्थ की वैल्यू है, और इसकी वैल्यू हम निकाल चुके हैं 0.2 mm। अब अगर हम इस पे वैल्यू अप्लाई कर देंगे, 3 की जगह तो हम 3 लिख देंगे, क्योंकि ये फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला है, और फ्रिंज विड्थ हम पहले ही कैलकुलेट कर चुके हैं 0.2 mm, तो हम इसकी जगह पे 0.2 mm लिख देंगे। इस तरीके से केंद्रीय फ्रिंज से
तीसरी दीप्त फ्रिंज की जो दूरी आपको मिलेगी वो 0.6 मिलीमीटर के बराबर मिल जाएगी। तो अगर आप किसी भी क्वेश्चन में डी लैम्डा अपॉन डी ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं, उसको कैलकुलेट कर चुके हैं, तो सिचुएशन पर फिर से केंद्रीय फ्रिंज से तीसरी दीप्त फ्रिंज की दूरी निकालने के लिए या किसी भी दीप्त फ्रिंज की दूरी निकालने के लिए डी लैम्डा डी अपॉन डी आपको दोबारा कैलकुलेट नहीं करना है, उसकी वैल्यू वहां से ले लीजिए आप और रख करके आंसर निकाल लें। ठीक है, तो इस एक्सपेरिमेंट में जो फ्रिंज बनी उसमें से हर फ्रिंज की चौड़ाई कितनी है, 0.2 मिलीमीटर, और जो सेंट्रल ऑर्डर फ्रिंज है, सेंट्रल ब्राइट है, वहां से 0.6 मिलीमीटर जब ऊपर या नीचे की तरफ आप जाएंगे तो तीसरी दीप्त फ्रिंज मिलेगी, थर्ड ब्राइट आफ्टर सेंट्रल मिल जाएगा आपको। 14th नंबर, 2 मिलीमीटर के अंतराल पर स्थित दो झिर्रियों, झिर्रियां मतलब स्लिट्स, यानी कि स्लिट्स के बीच का डिस्टेंस 2 मिलीमीटर है। स्लिट्स के बीच की दूरी को हम स्मॉल डी से लिखते हैं एंड दैट इज इक्वल टू 2 मिलीमीटर। 2 मिलीमीटर मतलब 10 टू द पावर माइनस 3 मीटर। 5800 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्ध्य का प्रकाश अभिलंबवत आपतित होता है। 5800 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्ध्य का प्रकाश लंबवत आपतित होता है, तो लैम्डा से लिखेंगे 5800 एंगस्ट्रॉम। मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10 टू द पावर माइनस 10 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर जब इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे तो ये आ जाएगा 5.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 मीटर। झिर्रियों से 1 मीटर दूरी पर रखे पर्दे पर, झिर्रियों से 1 मीटर दूरी पर पर्दा लगा हुआ है, तो झिर्रियों से पर्दे की दूरी को कैपिटल डी से लिखते हैं, तो वो कैपिटल डी बराबर 1 मीटर है। फ्रिंजें बनती हैं। नंबर 1, फ्रिंज की चौड़ाई आपको पता लगानी है। फर्स्ट पार्ट, फ्रिंज की चौड़ाई, फ्रिंज की चौड़ाई W इज इक्वल टू, आप फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, कैपिटल D लैम्डा अपॉन स्मॉल d। कैपिटल D की जगह पर 1 मीटर लिखेंगे, लैम्डा की जगह पर 5.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 अपॉन स्मॉल d की जगह पर वैल्यू है 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3, 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3। अब आप इसे कैलकुलेट कर ले, 2 से इसको काटेंगे तो 29 2 58 होते, तो 29 दूना 58, इसलिए 2.9, तो ये बन जाएगा। अब 2.9 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4, इससे जब आप ऊपर ले जाएंगे तो +3 बनेगा, -7 +3 -4। इसको 10 टू द पावर माइनस 3 बनाने के लिए इसका पॉइंट और लेफ्ट साइड में एक अंक खिसका दीजिए, तो 0.29 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3, और क्योंकि हमने सारे के सारे यूनिट्स एसआई सिस्टम में कर रखे हैं इसलिए इसकी वैल्यू, इसका यूनिट मीटर में आएगा। अब 10 की घात माइनस 3 मीटर का 1 मिलीमीटर हो जाता है, इसलिए जो W की वैल्यू आएगी दैट विल बी 0.29 मिलीमीटर। इसका मतलब यह हुआ कि जो भी फ्रिंजेस बनेंगी उन फ्रिंजेस की जो विड्थ हुआ करेगी वो 0.29 मिलीमीटर चौड़ी हर फ्रिंज बनेगी। इसके बाद अगला क्वेश्चन इसी में लगा हुआ है, केंद्रीय फ्रिंज से 5वीं दीप्त फ्रिंज की दूरी ज्ञात करिए। सेकंड पार्ट है, केंद्रीय फ्रिंज से केंद्रीय फ्रिंज से 5वीं दीप्त फ्रिंज की दूरी। आप सभी को याद होगा कि केंद्रीय फ्रिंज से mवीं दीप्त फ्रिंज की दूरी का हम फॉर्मूला लगाते हैं md लैम्डा अपॉन डी, और केंद्रीय फ्रिंज से 5वीं दीप्त फ्रिंज की दूरी का फॉर्मूला बन जाएगा 5d लैम्डा अपॉन स्मॉल डी। अब आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो 5, एक बार फिर से देखिए, d लैम्डा अपॉन स्मॉल d इज द फ्रिंज विड्थ एंड वी हैव कैलकुलेटेड इट ऑलरेडी। हम इसको पहले ही कैलकुलेट कर चुके हैं। आप देखिए ये d लैम्डा अपॉन स्मॉल d की ही वैल्यू तो निकाल के लाए हम 0.29, तो हम सीधे लिख देना, बार बार क्यों वैल्यू लिखेंगे, 0.29 और मिलीमीटर में। इसे कैलकुलेट कर लीजिए, 5 9 45, कैरी 4,
5 2 10 और 4 14, 2 नंबर पे दशमलव आ जाएगा तो 1.45 मिलीमीटर। इसका मतलब ये हुआ कि इस एक्सपेरिमेंट में जो पांचवी दीप्त फ्रिंज बनेगी, पांचवी दीप्त फ्रिंज, वो 1.45 मिलीमीटर की डिस्टेंस पर बनेगी। कहां से? सेंट्रल ब्राइट जहां पर बनता है वहां से। ठीक है, तो ज्यादा कुछ खास नहीं है इनमें, सब में सब लगभग कुछ एक जैसे क्वेश्चन है। आपको बस फ्रिंज विड्थ और इसके बाद केंद्रीय फ्रिंज से किसी दीप्त फ्रिंज की दूरी, किसी अदीप्त फ्रिंज की दूरी, बस यही चीजें बार बार आती रहेंगी। ठीक है, आप नोट कर लीजिए प्लीज इसको। क्वेश्चन नंबर 15 है, यंग के व्यतिकरण प्रयोग में 5000 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्ध्य के लिए स्लिटों से 50 सेंटीमीटर दूरी पर रखे पर्दे पर फ्रिंज की चौड़ाई 0.04 सेंटीमीटर है। पर्दे पर केंद्रीय दीप्त फ्रिंज से तीसरी दीप्त फ्रिंज एवं दूसरी अदीप्त फ्रिंज की दूरी ज्ञात करिए। यह हमारा क्वेश्चन है। सबसे पहले हम नोट करेंगे जो चीजें क्वेश्चन में हमको दी गई हैं, जैसे कि वेवलेंथ दी गई है तो लैम्डा की वैल्यू आपको दी गई है 5000 एंगस्ट्रॉम। हमें इसको मीटर में बदलना है और इतनी बार लैम्डा को मीटर में बदल कर अब तो आपको आइडिया भी हो जाना चाहिए कि 5000 एंगस्ट्रॉम को अगर मीटर में बदलेंगे तो 5 × 10⁻⁻7 मीटर मिलेगा आपको। स्लिटों से 50 सेंटीमीटर दूरी पर रखा पर्दा, जहां पर स्लिटें लगी है वहां से 50 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर एक पर्दा लगा हुआ है। स्लिटों से पर्दे की दूरी को कैपिटल डी से लिखते हैं एंड दैट इज 1/2 मीटर। 50 सेंटीमीटर मतलब आधा मीटर। 50 सेंटीमीटर 100 सेंटीमीटर का 1 मीटर होता है, तो 50 सेंटीमीटर का आधा मीटर ना हो गया। हाँ जी, तो बस वही लिख दिया मैंने। पर फ्रिंज की चौड़ाई हमको 0.04 सेंटीमीटर मिलती है। फ्रिंज की जो चौड़ाई है वो हमको मिलती है 0.04 सेंटीमीटर। एक बार फिर से पढ़ेंगे। ऐसा लग रहा है कुछ पता नहीं अधूरा है नहीं है, मुझे ऐसा लग रहा है। पढ़ लेते एक बार। यंग के व्यतिकरण प्रयोग में 5000 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्ध्य के लिए स्लिटों से 50 सेंटीमीटर दूरी पर रखे पर्दे पर फ्रिंज की चौड़ाई 0.04 सेंटीमीटर है। स्मॉल डी नहीं दिया गया है, ना देने रहने तो हो सकता है ना जरूरत पड़े हमको। पर्दे पर केंद्रीय दीप्त फ्रिंज से तीसरी दीप्त फ्रिंज एवं दूसरी अदीप्त फ्रिंज की दूरी ज्ञात करिए। ठीक है, स्मॉल डी की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। वैसे मुझे लगता है कि लैम्डा और कैपिटल डी की भी जरूरत नहीं पड़ने वाली यहां तो हमको। ठीक है, पर दे दिया है उन्होंने, चलिए कोई बात नहीं। देखिए सबसे पहले क्या करना है, फर्स्ट पार्ट, केंद्रीय दीप्त फ्रिंज से तीसरी दीप्त फ्रिंज की दूरी चाहिए। क्या लिखेंगे? केंद्रीय दीप्त फ्रिंज से तीसरी दीप्त फ्रिंज की दूरी। तीसरी दीप्त फ्रिंज की दूरी मैंने x3 से रिप्रेजेंट किया इसको। और अब आप थोड़ा सा याद करिए कि केंद्रीय दीप्त फ्रिंज से mवी दीप्त फ्रिंज की दूरी क्या लिखते हैं हम, md लैम्डा अपॉन डी। और तीसरी दीप्त फ्रिंज की दूरी तो फिर क्या लिखेंगे, 3d लैम्डा अपॉन डी। अब आप ये भी देखिए कि जो ये d लैम्डा अपॉन डी जो आप देख रहे हैं ना, आपको नहीं तो ये फ्रिंज की चौड़ाई है, तो हम तो इसकी जगह पर 3w लिख सकते हैं। सॉरी, w की वैल्यू 0.04 सेंटीमीटर दी गई है, 04 सेंटीमीटर। तो x3 इज इक्वल टू 3 4 12, 0.12 सेंटीमीटर। मतलब साफ है कि जो तीसरी दीप्त फ्रिंज है ना, तीसरी दीप्त फ्रिंज वो सेंट्रल ब्राइट से 0.12 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर बन रही है जाकर के। अगर हम इसे मिलीमीटर में कन्वर्ट कर दें तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर होते हैं। 10 का गुणा करवा देंगे फिर ये 1.2 मिलीमीटर आ जाएगा। तो जो तीसरी दीप्त फ्रिंज आपको मिलेगी वो केंद्रीय फ्रिंज से 1.2 मिलीमीटर डिस्टेंस पर मिलेगी। सेकेंड पार्ट, सेकेंड पार्ट पे आपको पता लगाना है केंद्रीय फ्रिंज से दूसरी अदीप्त फ्रिंज की दूरी। केंद्रीय
फ्रिंज से दूसरी अदीप्त फ्रिंज की दूरी ओके, केंद्रीय फ्रिंज से दूसरी अदीप्त फ्रिंज की, अदीप्त के लिए हम डैश लगा लेंगे। और एमवी अदीप्त फ्रिंज की दूरी क्या होती है? m माइनस हाफ डी लैम्डा अपॉन डी। तो दूसरी के लिए चाहिए तो 2 माइनस हाफ और डी लैम्डा अपॉन डी की जगह तो बउआ हम w लिख सकते हैं ना। अच्छा, तो x2 डैश इज इक्वल टू 2 में हाफ माइनस करेंगे, दिस विल बी 3/2। बड़ा सिंपल सा कैलकुलेशन है बेटा, 2 में से आधा माइनस करोगे 1.5 बचेगा और 1.5 जो होता है 1.5, दिस इज 3/2 into w is given to us in the question, that is 0.04 सेंटीमीटर। 0.4, 2 से आप इसको कैंसिल करिए 0.02, तो x2 डैश कितना आ जाएगा 0.06, और क्योंकि ये सेंटीमीटर में दिया है इसलिए ये भी सेंटीमीटर में आ जाएगा। तो केंद्रीय फ्रिंज से जो दूसरी अदीप्त फ्रिंज बनेगी वो 0.06 सेंटीमीटर पर। मिलीमीटर में अगर आप देखना चाहें तो 0.6 मिलीमीटर फिर भी आएगा, मतलब 6 मिलीमीटर का 10वां हिस्सा। 6 मिलीमीटर जितनी डिस्टेंस होती है उसके अगर 10 बराबर बराबर पार्ट कर दें तो एक पार्ट के बराबर की डिस्टेंस सेंट्रल ब्राइट से जब नापेंगे वहां पर सेकंड डार्क मिल जाएगा आपको। इतना छोटा छोटा डिस्टेंस पर बनता है। 15 नंबर हुआ, समझ आ गया सभी को। 16 नंबर पे आते हैं। यंग के प्रयोग में स्लिटों के बीच की दूरी 0.4 मिलीमीटर। देखिए एक चीज और बताएं आपको, जहां पर ये लिखावट न समझ में आया करे ना आप बता दिया करिए, क्योंकि लिखावट मेरी उतनी अच्छी नहीं है, बचपन से यार नहीं लिख पाए ज्यादा सुंदर, ऐसे ही लिखते हैं बस। और अब राइटिंग सुधारने का टाइम नहीं है यार मेरे पास ना। चलिए खैर, तो आपको जब भी लगे कोई वर्ड आप नहीं समझ पा रहे हैं प्लीज हमको बता दीजिएगा। यंग के प्रयोग में 2 स्लिटों के बीच की दूरी 0.4 मिलीमीटर है। यंग से एक्सपेरिमेंट हुआ, उसमें हमने जो स्लिट्स बनाई उनके बीच का डिस्टेंस 0.4 मिलीमीटर रखा। कैन यू टेल मी दैट व्हाट इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन 2 स्लिट्स? डिस्टेंस बिटवीन 2 स्लिट्स, व्हाट इज द रिप्रेजेंटेशन? स्मॉल डी। अरे यार स्मॉल डी की वैल्यू कितनी है? 0.4 मिलीमीटर। ये मिलीमीटर हुआ कि नहीं हुआ? अब हो गया। पहले ये एक छल्ला नहीं तो मिलीमीटर था ये। खैर d इज इक्वल टू 0.4 और मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे 10⁻⁻3। ये इसका भी पॉइंट अगर आप रिमूव कर देंगे, एलिमिनेट करेंगे, देन इट विल बिकम 4 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻4 मीटर। यूनिट्स का बहुत बड़ा रोल होता है, बहुत ज्यादा आपको ध्यान रखने की जरूरत है। आपकी, कल भी मैं बोल रहा था इसके बारे में, आपकी एक छोटी सी गलती पूरे क्वेश्चन में प्रोपेगेट हो जाएगी और फिर लास्ट तक आप सॉल्व तो करते रहेंगे, आपको पता नहीं चलेगा पर आंसर आपका गलत हो जाएगा। इसलिए यूनिट्स का बहुत बड़ा रोल है, उसको लाइटली मत लीजिए, आप थोड़ा सा सीरियसली उसको सॉल्व करा करो। आगे लिखा हुआ है प्रयुक्त प्रकाश की तरंगदैर्घ्य 6000 एंगस्ट्रॉम है। 6000 एंगस्ट्रॉम बहुत बार बदल चुके हैं यार, इसको हम लोग डायरेक्टली लिखेंगे, इट विल बी 6 × 10⁻⁻7 मीटर। व्यतिकरण फ्रिंजें पर्दे पर स्लिटों से 100 सेंटीमीटर दूर बनती हैं। जो इंटरफेरेंस फ्रिंजेस बनती है ना, वो स्लिटों से 100 सेंटीमीटर दूरी पर एक पर्दा रखा है, स्क्रीन रखी है, वहां पर बनती है। पर्दे की दूरी को किससे लिखते हो? कैपिटल डी। और इसकी वैल्यू कितनी है इस क्वेश्चन में? 100 सेंटीमीटर मतलब 1 मीटर प्राप्त की जाती है। केंद्रीय फ्रिंज से द्वितीय अदीप्त फ्रिंज की दूरी तथा चतुर्थ दीप्त फ्रिंज की दूरी ज्ञात कीजिए। चलो फर्स्ट पार्ट यहां हमको पता लगाना है केंद्रीय फ्रिंज से द्वितीय अदीप्त फ्रिंज, केंद्रीय फ्रिंज से द्वितीय अदीप्त फ्रिंज की दूरी बताइए। रिप्रेजेंटेशन क्या बनाए, सिंबल क्या हम लोगों ने डिस्कस किया था?
द्वितीय है और उसके साथ अदीप्त, द्वितीय के लिए 2, अदीप्त को पहचानने के लिए हम डैश कर लिया करेंगे। क्या फॉर्मूला बनेगा? अभी यहां पर भी द्वितीय अदीप्त फ्रिंज की दूरी निकाली थी, 3/2 d लैम्डा अपॉन डी, 3/2 d लैम्डा अपॉन डी। एक चीज देखो, कैपिटल डी आपको मालूम है, लैम्डा आपको पता है, स्मॉल डी भी आपको मालूम है, तो क्या आपको लग रहा है कि अब हम इसको कैलकुलेट करके आपको दिखाएं? कर लेंगे आप लोग ना, सिंपल सा, थोड़ा सा बहुत पावर्स का एडजस्टमेंट करना पड़ेगा आपको, और मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, सिंपल सी मैथमेटिक्स है, यू कैन डू इट। सेकेंड पार्ट लिखा हुआ है, तथा चतुर्थ दीप्त फ्रिंज की दूरी ज्ञात करिए। केंद्रीय फ्रिंज से चतुर्थ दीप्त फ्रिंज की दूरी, चतुर्थ दीप्त फ्रिंज की दूरी, इसके लिए सिंबल x4 लेंगे, और केंद्रीय फ्रिंज से mवीं दीप्त फ्रिंज की दूरी का फॉर्मूला होता है m d लैम्डा अपॉन डी, तो चतुर्थ दीप्त फ्रिंज की दूरी का फॉर्मूला होगा 4 d लैम्डा अपॉन स्मॉल डी, 4 और d लैम्डा अपॉन स्मॉल डी लिख लेना। आप इसको कर सकते हो, ठीक है, मैं नहीं करूंगा, ये कोई बहुत डिफिकल्ट मैथमेटिक्स नहीं है, सिंपल सा गणित यूज हो रहा है यहां पे, आप लगा लीजिए। हाँ, आंसर भले मैं आपको बता सकता हूं, आंसर पहले वाले में आएगा 2.25 मिलीमीटर और दूसरा आएगा 6 मिलीमीटर, इसकी वैल्यू बहुआ आएगी 2.25 मिलीमीटर और इसकी वैल्यू आएगी 6 मिलीमीटर, ठीक है ना, ये आंसर आपके आ जाएंगे। तो आप सॉल्व करिएगा, अगर फिर भी प्रॉब्लम होती है तो आप बताएंगे मुझे, नोट कर लीजिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन लगाते हैं 17 नंबर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, लिखा है यंग के प्रयोग में प्रकाश की तरंग दैर्ध्य 6000 एंगस्ट्रॉम है। चलिए नोट भी करते हैं साथ में। यंग का एक्सपेरिमेंट हुआ, उसमें जो लाइट यूज की गई वो 6000 एंगस्ट्रॉम वेवलेंथ की लाइट थी, और अब हम इसको अगर मीटर में चेंज कर लेंगे तो ये मीटर में चेंज होके आ जाएगा 6 × 10⁻⁻7 मीटर, ठीक है। स्लिटों के बीच अंतराल 0.05 सेंटीमीटर है, मतलब स्मॉल डी 0.05 सेंटीमीटर। मीटर में अगर चेंज करेंगे आप इसको, तो एक तो 10⁻⁻2 से मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा, दूसरे इसके दोनों अंक दशमलव इधर ले जाएंगे हम, तो ये बना सकते हैं 5 × 10⁻⁻4 मीटर। ये दो अंक दशमलव ले जाएंगे ना, -2 इसकी वजह से भी आएगा, तो -4 कर लेगा ये। स्लिटों से पर्दे की दूरी 1 मिलीमीटर है, स्लिटों से पर्दे की जो डिस्टेंस है वो 1 मिलीमीटर है। अब देखिए इस क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, सोच समझ करके ही सॉल्व करेंगे इसको। प्रथम अदीप्त तथा प्रथम दीप्त फ्रिंज की बीच की दूरी ज्ञात करिए। पर्दे पर थोड़ा सा याद कीजिए जरा, यहां पर होता था सेंट्रल ब्राइट, ठीक, इसके बाद यहां क्या मिलता था, फर्स्ट डार्क, यहां मिलता था फर्स्ट ब्राइट, फिर यहां मिलता था सेकंड डार्क, फिर यहां मिलता था सेकंड ब्राइट। याद आ रहे हैं आपको? आपको करना यह है प्रथम अदीप्त, ये है प्रथम अदीप्त, तथा प्रथम दीप्त, ये है प्रथम दीप्त। उन्होंने बोला प्रथम अदीप्त तथा प्रथम दीप्त फ्रिंज के बीच की दूरी ज्ञात करिए। पहली अदीप्त और दूसरी पहली दीप्त, इनके बीच का डिस्टेंस आपको मालूम करना है। यू हैव टू फाइंड आउट दिस डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस आपको मालूम करना है। देखिए इसको मैंने ऐसा थोड़ा सा ज्यादा मोटा कर दिया है, ये डिस्टेंस आपको पता लगाना है। समझ में आया? आपके पास दो मेथड है इसको सॉल्व करने के। पहला तरीका ये है, आप केंद्रीय फ्रिंज से पहले दीप्त फ्रिंज की दूरी निकाल लो, केंद्रीय फ्रिंज से पहले दीप्त फ्रिंज तक की दूरी निकाल लो, उसमें से केंद्रीय फ्रिंज से पहले अदीप्त फ्रिंज की दूरी ये वाला
माइनस कर दो, तो इस डिस्टेंस में इस डिस्टेंस को माइनस कर देंगे, ये चीज आ जाएगी। दूसरा मेथड ये भी है आपके पास, थोड़ा सा सोचिए, अगर जरा सा भी याद है आपको, फ्रिंज चौड़ाई क्या होती थी? दो क्रमागत दीप्त फ्रिंजों के बीच की दूरी अथवा दो क्रमागत अदीप्त फ्रिंजों के बीच की दूरी, इसको फ्रिंज चौड़ाई बोलते थे। अगर ये अदीप्त ले लें और ये अदीप्त ले लें, तो ये पहला अदीप्त है और ये दूसरा अदीप्त है, इनके बीच का अगर टोटल डिस्टेंस निकालते तो वो किसके बराबर आना चाहिए था? वो फ्रिंज विड्थ के बराबर आएगा, W के बराबर आएगा। और देख के चित्र में आपको अब नहीं लगता कि ये डिस्टेंस तो W का हाफ है? ये डिस्टेंस जो हमको निकालना है यहां से यहां तक W है, उसका हमको तो केवल आधा ही चाहिए। तो आप दो तरह से जा सकते हैं। आप केंद्रीय फ्रिंज से पहली दीप्त फ्रिंज की दूरी निकालिए, उसमें माइनस कर दीजिए केंद्रीय फ्रिंज से पहली अदीप्त फ्रिंज की दूरी, तो भी आपका आंसर आ जाएगा। अगर आप ऐसे नहीं जाना चाहते हैं और फिगर में इस तरीके से आपने दिखा दिया है और आप समझ गए हैं कि हम अगर फ्रिंज चौड़ाई का आधा भी निकाल लेंगे तो भी हमारा काम बन जाएगा, तो आप वैसे ही कर लो। समझ में आया? दोनों में से कोई सा भी मेथड आप यूज कर सकते हैं। अब आप सोचोगे आप कौन सा यूज करोगे, तो मैं जो मेथड यूज करूंगा, मैं यूज करूंगा केंद्रीय फ्रिंज से पहले दीप्त फ्रिंज की दूरी निकालेंगे हम, उसमें केंद्रीय फ्रिंज से पहले अदीप्त फ्रिंज तक की दूरी को माइनस करेंगे। अब आप सोचेंगे जब W निकाल के आधा करना आसान है तो आप ये इतना क्यों करोगे? क्योंकि हम ये करके आपको ये भी दिखा सकते हैं कि वो जो वैल्यू आएगी वो W का आधा आएगी, इसलिए हम वो करके आपको दिखाएंगे। दोनों बातें एक साथ हो जाएंगी। तो अभीष्ट दूरी हमको जो चाहिए, या प्रथम अदीप्त, चलो लिख देते हैं। अच्छा, प्रथम अदीप्त तथा प्रथम दीप्त फ्रिंज के बीच की दूरी। क्या करने को मैंने बोला कि आप केंद्रीय फ्रिंज से पहले दीप्त फ्रिंज की दूरी निकाल लो। क्या उसके लिए सिंबल बता दीजिए, x1 जो हमने बना लिया है डिस्कस करके, और केंद्रीय फ्रिंज से पहली अदीप्त फ्रिंज की दूरी निकालो x1 डैश, और इसमें इसको माइनस कर दो। ये केंद्रीय फ्रिंज से पहले दीप्त फ्रिंज की दूरी है। पहली दीप्त फ्रिंज की दूरी क्या होती है? 1 d लैम्डा अपॉन डी। भाई m d लैम्डा अपॉन डी होता है ना, तो m की जगह 1 लिखना है, माइनस x1 डैश, डैश जब लग गया मतलब अदीप्त की, अदीप्त के लिए m माइनस हाफ डी लैम्डा अपॉन डी, और यहां m की जगह पर कौन है? 1 है, तो 1 माइनस हाफ डी लैम्डा अपॉन स्मॉल डी, डी लैम्डा अपॉन स्मॉल डी माइनस, एक में आधा माइनस कर देंगे तो बेटा आधा तो आ जाएगा ना, डी लैम्डा अपॉन बी। अब यहां पर फिर देखो, ये पूरा एक डी लैम्डा अपॉन डी है और ये आधा डी लैम्डा अपॉन डी है, तो एक डी लैम्डा अपॉन डी में आधा डी लैम्डा अपॉन डी माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा? आधा डी लैम्डा अपॉन डी बच जाएगा। अब आप देखें डी लैम्डा अपॉन डी क्या चीज है? फ्रिंज विड्थ, और फ्रिंज विड्थ के आधे के बराबर डिस्टेंस आ रही है। तो ये करके हम आपको ये दिखा सके कि फ्रिंज विड्थ के आधे के बराबर ये डिस्टेंस आ जाएगी, ठीक है ना? अच्छा, अब आप इसको सॉल्व कर लो बुआ। 1/2 कैपिटल डी इज 1 मीटर, व्हाट इज लैम्डा? 6 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू द पावर -7 अपॉन स्मॉल डी इज 5 इंटू 10 टू द पावर -4, 5 इंटू 10 टू द पावर -4। कैलकुलेट करो भाई इसको, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। हम 2 और 5 का गुणा करा लेंगे तो 2 पंचे क्या हो गया? 10। वो 10 को 10 की घात -4 के साथ मल्टीप्लाई करवा दो, 10 की घात -3, फिर वो ऊपर चला जाएगा तो इसको क्या बना देगा? वो बना देगा 6 इंटू 10 टू द पावर -4, और मीटर इसकी ये पॉइंट इसमें लगा लो, 0.6 इंटू 10 टू द पावर -3 मीटर, और 10 की घात -3 मीटर
का 1 मिलीमीटर होता है, तो हम लिख सकते हैं 0.6 मिलीमीटर। ये हमारा आंसर आ जाएगा इसका। अब आप बताएं क्या आपको समझ आया कि नहीं। तो अगर कभी भी एग्जाम में इस तरह का कोई क्वेश्चन आ जाता है, इसमें से कि नहीं दो फ्रिंजेस के बीच का डिस्टेंस पूछ लेते हैं, तो आप ऐसा एक बना लीजिए छोटा सा फिगर अपने समझने के लिए, ताकि आपसे जरा से भी गलती नहीं होनी चाहिए, नहीं तो मार्क्स कट जाएंगे, टाइम पूरा खर्च होगा, मार्क्स कट जाएंगे आपके, ठीक है ना। अब ये हमने सॉल्व कर लिया है। इसी तरह का करीब करीब ये क्वेश्चन है, देखते हैं इसको भी करके क्या होगा। लिखा हुआ है 1 मिलीमीटर दूरी पर पृथक्कृत, और तो कुछ नहीं पूछा था ना इन्होंने, ठीक है। 1 मिलीमीटर दूरी पर पृथक्कृत मतलब दो स्लिटों को, दो स्लिटें हैं जो 1 मिलीमीटर दूरी पर पृथक्कृत मतलब 1 मिलीमीटर दूरी से अलग हैं। दोनों स्लिटों के बीच की दूरी कुल मिला के 1 मिलीमीटर है, और दो स्लिटों के बीच की दूरी को किससे लिखते हैं, स्मॉल डी से। 1 मिलीमीटर, 1 मिलीमीटर मीन्स 10 टू द पावर -3 मीटर को 6.5 गुणे 10 की घात -7 मीटर तरंग दैर्ध्य के प्रकाश द्वारा प्रदीप्त किया गया है। लैम्डा इज इक्वल टू 6.5 इंटू 10 टू द पावर -7 मीटर। आज लैम्डा को एंगस्ट्रॉम में नहीं दिया गया है, डायरेक्टली उन्होंने मीटर में ही दिया हुआ है, तो ऐसे यूज कर लेते हैं हम लोग इसको, ये तो अच्छा है। स्लिटों से 1 मीटर दूर रखे पर्दे, स्लिटों से पर्दे की दूरी 1 मीटर है, जो कि कैपिटल डी से लिखी जाएगी। व्यतिकरण फ्रिंजें दिखाई पड़ती हैं, कहां दिखाई पड़ती है, पर्दे पर। तीसरी अदीप्त तथा पांचवी दीप्त फ्रिंज के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। देखिए लगभग वैसे ही सवाल आ गया ना। अभी आप थोड़ा सा समझने के लिए केवल एक रफ फिगर बना लीजिए। दिस इज सेंट्रल ब्राइट, इसके बाद हमको फर्स्ट डार्क मिलेगा, ये फर्स्ट ब्राइट, सेकंड डार्क, सेकंड ब्राइट, थर्ड डार्क, और एक पांचवा तो आ ही नहीं है यहां पे। चलो और बना लो भाई बड़ा इसको, यहां सेंट्रल ब्राइट बनाओ, ये फर्स्ट डार्क, फर्स्ट ब्राइट, सेकंड डार्क, सेकंड ब्राइट, थर्ड डार्क, थर्ड ब्राइट, फोर्थ डार्क, फोर्थ ब्राइट, फिफ्थ डार्क, फिफ्थ ब्राइट। अब पढ़ते हैं, लिखा हुआ है दिखाई पड़ती है तीसरी अदीप्त तथा पांचवी दीप्त फ्रिंज के बीच की दूरी। तीसरी अदीप्त कहां है, ये है तीसरी अदीप्त, ये तीसरी अदीप्त वाली फ्रिंज है भैया, ये वाली। और पांचवी दीप्त फ्रिंज, पांचवी दीप्त फ्रिंज ये वाली है। आपको इनके बीच का डिस्टेंस मालूम करना है। आपके पास फिर से दो रास्ते हैं। पहला रास्ता ये है कि आप जो सेंट्रल ऑर्डर फ्रिंज है ना, सेंट्रल ऑर्डर फ्रिंज से और पांचवी दीप्त फ्रिंज तक की डिस्टेंस निकाल लो, जिसे आप किससे रिप्रेजेंट करोगे, x5 से। और फिर आप केंद्रीय दीप्त फ्रिंज से तीसरी अदीप्त फ्रिंज तक की दूरी निकाल लो, इसे आप बेटा किससे रिप्रेजेंट करेंगे, x3 डैश। ये नहीं मालूम है तो सुनते क्या रहते हो आप लोग, अभी नींद नहीं खुल पाई क्या, खुल गई है। अच्छा फिर क्या करेंगे, जब ये दोनों निकल आएंगे x5 में x3 डैश को माइनस कर देंगे। नहीं समझ आया, ऐसे करना है। और सुनो, अगर ऐसे भी अच्छा नहीं लगे, आपको लगे कि नहीं हम ऐसे नहीं करेंगे, हमको फ्रिंज चौड़ाई लेकर के बताओ जरा, देख लो। एक इस वाले डार्क से बउआ इस डार्क तक की डिस्टेंस क्या होगी, w। तीसरे डार्क से चौथे डार्क तक के बीच की दूरी तो w आएगी। फिर चौथे डार्क से पांचवें डार्क तक की डिस्टेंस भी क्या आएगी, w। तो एक w ये हो गया, एक w ये हो गया, और उसके बाद अगला डार्क तक नहीं जाना हमको इस डार्क से ब्राइट तक जाना है, तो ये कितनी डिस्टेंस होगी, w/2। तो 2 w और एक आधा w मिला के कितने w हो गए, 2.5 w। 2.5 w का मतलब 5/2w। सीधे सीधे जवाब है अगर आप फिगर बना लेते हैं तो। ये बात नहीं समझ में आती आपको, आपने फ्रिंज चौड़ाई की डेफिनेशन भी तो पढ़ी है ना, कि किन्हीं भी दो क्रमागत
दीप्त अथवा अदीप्त फ्रिंजों के बीच की दूरी ही फ्रिंज चौड़ाई कहलाती है। याद आया? तो हमने तीसरी और चौथी अदीप्त ले ली तो W के बराबर डिस्टेंस आ जाएगी, चौथी पांचवी अदीप्त ले ली तो W के बराबर आ जाएगी, पर पांचवी छठवीं तो नहीं ले पाए ना हम, पांचवी अदीप्त से फिर पांचवी दीप्त तक ही जा पाए, और ये तो आधा W के बराबर आता है। तो यहां से यहां तक का जो टोटल डिस्टेंस आपको चाहिए, इसमें 1W, 2W और हाफ W और 5/2W शामिल है। तो अभीष्ट दूरी देखिएगा, मैं आप चाहें तो इस बड़ी प्रोसेस से जा सकते हैं, उन्होंने जो पूछा है उसके मुताबिक तीसरी अदीप्त, चलिए मैं लिख देता हूं, करिए आप चाहे जैसे। तीसरी अदीप्त तथा पांचवी, तीसरी अदीप्त तथा पांचवी दीप्त फ्रिंज के बीच की दूरी, के बीच की दूरी, उसके लिए क्या मैंने बोला, किसमें किसको माइनस कर देना, x5 में x3 डैश को माइनस कर देना, x5 में x3 डैश को माइनस कर देना है। x5 की वैल्यू आएगी 5d लैम्डा अपॉन d, और x3 डैश, डैश में कौन सा लगेगा, m माइनस हाफ वाला लगेगा, तो 3 माइनस हाफ करेंगे, 3 माइनस हाफ क्या होगा, 3 में से आधा माइनस कर दीजिए, 2.5 तो बचेगा, 5/2 d लैम्डा अपॉन d। देखिए ये सब चीजें ना, आप अभी 18 नंबर न्यूमेरिकल लगा रहे हो, ये हर चीज बिल्कुल आपकी टंग टिप पर होना चाहिए, एकदम आपकी जुबान की बिल्कुल नोक पर रहना चाहिए, कहीं भी तुरंत आ जाता है, आपको फटाक से बोलना है कि इसकी वैल्यू ये होगी। हमने x3 डैश लिख दिया ना, आपको समझ जाना चाहिए कि ये केंद्रीय फ्रिंज से तीसरी अदीप्त फ्रिंज की दूरी है, और 3 आ गया मतलब 3 में से आधा माइनस करो, 2.5d लैम्डा अपॉन d आएगा, सीधी सीधी बात है। तो ये बिल्कुल आपकी टंग टिप पर अब तक तो आ जाना चाहिए था। 18वां क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं आप। अब देखो 5 में से 5/2 माइनस कर दो, 5 में से 5 का आधा माइनस कर दो, 5 में से 2.5 माइनस कर दो, क्या मिल जाएगा, 2.5 मिल जाएगा। कभी कभी ये वाला मैथमेटिक्स भी यूज करिए, कैलकुलेशन बड़ी तेज होते हैं, ठीक है ना। हाँ, ये मत सोचिए कि 2.5, 1.5, पौने, आपको शायद मालूम हो पहले के समय में, अभी तो हम लोगों के समय में नहीं आया, पहले के समय में जो बुजुर्ग लोग रहे हैं वो बताते रहे हैं कि उनके समय में, हम लोगों के समय में जो टेबल चला है वो 2 का, 3 का, 4 का, ऐसे टेबल, उनके समय में 1 पाव का भी टेबल चलता था, आधा का भी टेबल चलता था उनके समय में। तभी आप देखिए कि कोई भी कैलकुलेशन होगा घर में, अगर कोई छोटा मोटा कैलकुलेशन करना है, आपको बोला जाता है कि ये करके दिखाओ, आप तुरंत से पेन कॉपी लेके आते हो। और आज भी घर के बुजुर्ग लोग बिना पेन कॉपी के ये वो सोचते हैं और इसके बाद बता देते हैं। फिर आपसे तो केवल कंफर्मेशन लेते हैं कि इतना आया होगा, आपने बोला हाँ इतना आया, तो कहीं सही है, फिर तो ये होता है केवल। तो वो लोग कैसे कर लेते हैं, क्योंकि उनको वो जो मैथ पढ़ाई जाती थी उसको बोलते थे व्यवहार गणित। वो ऐसी मैथमेटिक्स जो हमारे व्यवहार में यूज होती है, जो हम प्रैक्टिकली यूज करते हैं। तो इस तरीके से होता है यार, आप भी यूज करिए, अच्छा लगेगा, मजा आएगा आपको। कैपिटल डी कितना है, 1 मीटर। लैम्डा है 6.5 इंटू 10 टू द पावर -7। स्मॉल डी 10 की घात -3। 2 से हम इसको कैंसिल कर देंगे, 2.5 से मल्टीप्लाई करिए, 25 पंचे 125, हासिल लगाया 12, 25 छका 150 और 12 162, 1 2 अंक पे दशमलव, गुणे 10 की घात -4। हम इसको लिख सकते हैं 1.625 इंटू 10 टू द पावर -3 मीटर। ये मीटर में आ रही है वैल्यू, और 10 टू द पावर -3 मीटर का 1 मिलीमीटर होता है, इसलिए हम लिख सकते हैं 1.625 मिलीमीटर। इसका मतलब है यहां से लेकर के यहां तक का जो डिस्टेंस आएगा वो 1.625 मिलीमीटर के बराबर डिस्टेंस आएगा। अब ये बताएं आपको ये समझ में आया कि नहीं आया, आ गया समझ में, और दोनों तरह से आया कि नहीं आया। कि ऐसा क्वेश्चन आप केंद्रीय फ्रिंज से ये डिस्टेंस निकालो
केंद्रीय फ्रिंज से ये डिस्टेंस निकालो और इस बड़ी डिस्टेंस में छोटे डिस्टेंस को जैसे ही माइनस करोगे यू विल गेट द रिक्वायर्ड डिस्टेंस। अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते हैं, आप डायरेक्ट W से जाना चाहते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिलहाल मैंने दोनों इक्वेशन इस टाइप के डायरेक्ट W से नहीं बनाए हैं, मैंने इस तरीके से बनाए हैं और आपको दिखते हैं। मैं देखो बिना इसके कैलकुलेशन के पहले ही बता चुका था आपको, 1 W 2 W और आधा W और मतलब 2.5 W आएगा और फाइनली देखिए 2.5 W ही आया था। 5/2 मतलब 2.5 और d लैम्डा अपॉन d मतलब W फ्रिंज विड्थ, तो आई तो है। समझ आ रहे? तो अगर आपको समझ में आ जाती है सारी चीजें, आप डायरेक्टली 5/2 d लैम्डा अपॉन d यूज करते हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आंसर तो आएगा और वो सही भी है, कुछ गलत उस पर नहीं है। मैं ऐसे क्यों करता हूं? ताकि आपको दिख जाए कि आप ऐसे करो या डायरेक्ट यहां से स्टार्ट करो, बात बराबर ही रहेगी उसकी। ठीक है ना? तो ये चीज थोड़ा सा याद रखिएगा आप लोग। ऐसे और भी क्वेश्चन लगाएंगे लेकिन अब हम अगली क्लास में लगाएंगे। ठीक है, तो आज फिजिक्स में हम इतना ही रखते हैं, चलते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में आगे के और न्यूमेरिकल्स लगाने के लिए। तब तक आप मेहनत करते रहिए, एग्जाम आपके नजदीक हैं इसलिए बहुत ज्यादा मेहनत की जरूरत है, बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन की जरूरत है। आप अपने माइंड को भटकाइए नहीं, बस जो आपका सिलेबस है सिलेबस के मुताबिक अपनी पढ़ाई को बस आगे बढ़ाते रहिए। ठीक है, और डरिए बिल्कुल नहीं। मैं हमेशा बोलता रहता हूं एग्जाम के समय बच्चे बहुत डरते हैं, पर ये बिल्कुल डरने का समय है ही नहीं। डरना किस बात से? एग्जाम है यार, मार थोड़ी डालेगा कोई। एग्जाम होता है, एग्जाम तो सिर्फ इसलिए होता है ना कि आपने पिछले 1 साल में जो कुछ पढ़ा हुआ है, जो कुछ आपने ज्ञान अर्जित किया है, उसमें से कितना आपके पास है, कितना अभी बाकी रह गया है। एग्जाम बस ये बताने आता है। एग्जाम ये बताने नहीं आता कि आप कमजोर हैं या आप स्ट्रांग हैं। एग्जाम इसलिए नहीं होता। और वैसे भी मेरा जहां तक मानना है, एक मार्कशीट में छपे हुए कुछ मार्क्स बच्चे का टैलेंट नहीं बता सकते कभी भी। क्योंकि कभी कभी मैंने इतने दिन की अपनी जो टीचिंग लाइफ है उसमें देखा हुआ है कि कुछ बच्चों के अंदर टैलेंट उतना ज्यादा होता है पर उनके मार्क्स कम आते हैं, और ऐसे भी देखे हैं कि कुछ बच्चों के अंदर टैलेंट कम है पर मार्क्स भी ज्यादा आते हैं। तो एक मार्कशीट में लिखे चंद मार्क्स आपके या किसी भी बच्चे के अंदर का टैलेंट कितना है ये बयान नहीं कर सकता। इसलिए आप डरिए नहीं, उसको केवल आप मेहनत करिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने चारों तरफ हरियाली जरूर बनाए रखें। तो चलते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।